बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म के हवाले से है। इतने दिनों से जो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हवाले से जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें एक जो चीज़ आप लोगों ने तवातुर के साथ देखी होगी तमाम ही कंडीशंस के अंदर, वो ये है कि एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मेजर कॉज ऑफ मेनी ऑफ द डिजीजेस इंक्लूडिंग इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस, एरिथमियाज, एंड because of these two conditions basically we go for the heart failure। तो all together सारी चीजें जो हैं वो at the end घूम फिर के लिपिड मेटाबॉलिज्म के अराउंड घूम रही होती हैं कि डिसलिपिडीमिया जो है वो basically is the major cause that is causing atherosclerosis and other problems। और increase lipid levels also makes the blood hypercoagulable और उसकी वजह से भी अगेन फिर थ्रोम्बोसिस की जो प्रोसेसेस हैं उनमें स्पीड अप हो जाता है वो प्रोसेस। ठीक है जी, तो उसके हवाले से एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है लिपिड का, और उसके बाद फिर इसी में ही आगे हम जो है वो लिपिड के हवाले से फर्दर डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो लाइपोस वर्ड से, ग्रीक वर्ड लाइपोस से लिपिड का वर्ड डिराइव हुआ है, दैट मीन्स फैट। Organic compound है which is insoluble in water and it's soluble in polar liquids like chloroform, benzene, ethyl alcohol, etc. फिर उसके बाद फिर है कि fats and oils are major stored form of energy। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में कंट्रीब्यूट करता है और आपको एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है और साथ में हीट प्रोडक्शन भी करता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए कोल्ड वेदर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रल फैट्स जो हैं वो जब ब्रेक डाउन होती है तो उसमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करते हैं। सो देयरफॉर लिपिड इज डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर फैटी एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, includes neutral oils, waxes and cholesterol derived steroids। फंक्शंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत मेजर जो है वो आपके पास मेटाबॉलिक फ्यूल है। वो इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल हम हिसाब किताब कर रहे होते हैं कि जी अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, हम 1 ग्राम प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, प्रॉपर फुल ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, और 1 ग्राम अगर हम फैट को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है। सो बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन गिव्स द टोटल ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फैट जो है वो दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है उसकी तो अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होती है, और दैट एनर्जी 50% of that energy that is produced is turned into the heat so that body could be warmed up। और जो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल टेम्परेचर है, वो मेंटेन करने के लिए आपके फैट्स काम आ रहे होते हैं। एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है लाइक ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, क्योंकि फैट जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है और हमारी बॉडी में जो वाटर मीडियम है तो उस चीज को काउंटर करने के लिए ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो हैं ये एक न्यूट्रल फॉर्म आ जाती है जिसके अंदर आपके जो फैट्स हैं, फैट जो टोटली फैट कंपाउंड्स हैं वो इसके साथ अटैच होके मूव कर जाते हैं, तो अगेन ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, फॉस्फोलिपिड हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो कि आपकी मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, गैलेक्टोलिपिड्स आपके मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर होते हैं, उसके क्या कहते हैं आपके मिल्क का कंपोनेंट होते हैं। स्फिंगोलिपिड्स जो है वो यूजुअली आपकी जो माइलिनेशन है, जो आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उनकी बेटरमेंट और उनकी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं, और अगेन इन एडिशन टू दैट आपकी जो होल बॉडी जो इंटेग्रिटी है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही होती है अगर आपके सेल्स अफेक्ट होना शुरू हो जाए। सो बेसिकली इट्स दी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लाइक फंजाई जो है वो अर्गोस्टेरॉल इस्तेमाल करते हैं, और ये अर्गोस्टेरॉल जो है वो उनको बहुत सारे इवन एंटीबायोटिक से भी बचा रहा होता है। सर्व एज पिगमेंट, कैरोटीन, अगेन ये सब फैट की डेरिवेटिव्स हैं। हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करता है लाइक विटामिन डी, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक इकोसिनोइड्स एंड फॉस्फेटिडाइलिनोसिटॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये तमाम के तमाम फैट
बैकग्राउंड के साथ हैं। कोफैक्टर्स में विटामिन के, विटामिन ई, लिपिड क्विनोज, ये तमाम के तमाम फैटी बैकग्राउंड है। डिटर्जेंट, बाइल सॉल्ट्स, दीज आर अगेन फैटी बैकग्राउंड्स। तो ये बेसिकली जो है वो फैट का फंक्शन है जो हमारी बॉडी में प्रोवाइड होता है। प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्रीजी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोकार्बन चेन से मिलके बनता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी रिच है। सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, अगेन ये रिपीटिंग हो रही है। मैकेनिकल बैरियर है और फॉर द डिवाइडेबल सेल्स। लिपिड्स दो तरह के होते हैं, नॉन सेपोनिफाइबल और सेपोनिफाइबल। सेपोनिफाइबल का मतलब क्या है, सेपोनिफिकेशन का मतलब क्या है कि फैट्स को उनके स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। कुछ फैट्स जो कि अपने स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं होते हैं वो नॉन सेपोनिफाइबल कंपोनेंट्स या लिपिड्स कहलाते हैं, और जो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, वो सेपोनिफाइबल लिपिड्स में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, आपकी जो नॉन सेपोनिफाइबल जो लिपिड्स हैं उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल्स हो गए, ये वो हैं जिनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। बाकी ट्राइग्लिसराइड्स, वैक्सेस, स्फिंगोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स ये सारे के सारे ब्रेक हो सकते हैं। और ब्रेक होने के बाद फिर आपको मजीद जो है वो अपने जो मोनोमेरिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक फैटी एसिड्स हो गए, फ्री फैटी एसिड्स हो गए, या ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोवाइड करे होते हैं। फिर इनके साथ जो कुछ अगर फंक्शनल ग्रुप्स ऐड होते हैं तो वो भी सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो है सेपोनिफिकेशन का मतलब है कंप्लीट ब्रेकडाउन होना। फैटी एसिड आर पिवटल कंपोनेंट्स ऑफ दीज लिपिड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूजुअली जो ब्रेकअप हो रहा होता है वो फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्म में हो रहा होता है। लिपिड्स की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो सिंपल लिपिड्स जो हैं वो फैट अकरिंग इन द नेचर फॉर्म में होता है। फैटी एसिड है विद ग्लिसरॉल, ऑयल्स फैट में आते हैं, वैक्सेस फैट में आते हैं। ठीक है जी, ये अपनी बेसिक फॉर्म के अंदर होते हैं। अब अगर इनके अंदर, अगर इन्हीं बेसिक फॉर्म्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप की एडिशन हो जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड कहलाते हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, फैटी एसिड्स हो गए, साथ में अल्कोहल लगा हुआ होगा, फैटी एसिड होगा, और साथ में फिर फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं, लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लगा दिया तो ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएंगे, फॉस्फेट मॉलिक्यूल लग गया तो फॉस्फोलिपिड्स हो जाएंगे। मजीद अगर अमाइनो एसिड्स या वो लग गए, सल्फर लग गया तो सल्फोलिपिड्स हो जाएंगे, अमाइनो एसिड्स लग गए अमाइनो लिपिड्स कहलाएंगे। प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर ऐड हो जाए तो लाइपोप्रोटीन्स कहलाएंगे। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स लिपिड फॉर्म्स। इसके बाद फिर आपके पास आते हैं प्रीकर्सर्स डिराइव्ड, यानी जो बेसिक सिंपल लिपिड्स या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को जब आप ब्रेक करते हैं तो जो अपने कंपोनेंट पार्ट्स में ये डिवीजन होती है उसको जो है हम बेसिकली जो है वो डिराइव्ड लिपिड्स में इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसमें फैटी एसिड्स आ जाते हैं, ग्लिसरॉल्स आ जाते हैं, स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मोनो मतलब उससे छोटा जो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। अगर उसमें लाइक कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, उसके अंदर एस्टर मॉलिक्यूल अलग है, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल अलग है, दोनों सेपरेट हो गए तो ये डिराइव्ड हो गया। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स के अंदर फैटी एसिड चेंज होती हैं, साथ में जो है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। अब ये ब्रेक हो गया, ग्लिसरॉल सेपरेट हो गया, थ्री फैटी एसिड चेंज सेपरेट हो गई, तो ये आपका डिराइव्ड हो गया। फॉस्फोलिपिड्स हैं, अगर उसके अंदर आपके पास दो फैटी एसिड चेन होती हैं, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फेट सेपरेट हो गया, दोनों चेन सेपरेट हो गई और ग्लिसरॉल सेपरेट हो गया, ये आपका डिराइव्ड या प्रीकर्सर जो है मॉलिक्यूल है उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो कि ब्रेकेबल हैं, बेसिकली दीज आर बिलोंगिंग टू द थर्ड टाइप, यानी प्रीकर्सर या डिराइव्ड लिपिड्स की तरफ जा रहे होते हैं। फैटी एसिड्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट चेन एलिफैटिक चेन होती हैं, सैचुरेटेड हो सकती हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि देयर इज नो डबल बॉन्ड होल ऑफ द चेन, जो कि बेसिकली 2 और मोर कार्बन के साथ शुरू होती है। मैक्सिमम हमारे पास जो अभी तक लिविंग थिंग्स के अंदर हमने फाइंड आउट किया है वो 24 कार्बन तक की चेन अब तक हमें मालूम है कि फैटी एसिड की होती है। अब अगर वो 24 कार्बन से फॉर एग्जांपल लगे हुए हैं और उनके अंदर कोई भी एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस काइंड ऑफ फैट हैज नो एबिलिटी टू ऐड एनीथिंग इन इटसेल्फ, इट इज कंप्लीट ऑन इट्स ओन। So that kind of a fat is known as the saturated fat, and if there is a double bond added to it so that something else can be added to the chain, that kind of fat is known as the
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर तो सिंगल डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। अगर 2, 3 या 4, अभी तक मैक्सिमम नेचर में हमको 4 डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड्स मिले, तो वो फिर क्या कहलाएंगे? पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली मींस मल्टीपल अनसैचुरेशंस है, यानी एक अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड के ऐड होने की वजह से आ रही थी तो मल्टीपल हो गई, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो ये बेसिकली आपकी रॉड शेप होते हैं, लेकिन किंकिंग आ जाती है। वो किस तरह से आती है हम इस पिक्चर में देखते हैं। दिस इज द सैचुरेटेड फैट। यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल डबल बॉन्ड इन दिस होल कार्बन चेन। ठीक है जी, यहां से लेके यहां तक की कार्बन चेन है, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप एंड है। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डबल बॉन्ड है। इसको छोड़ के ये जो पूरी चेन है आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो दिस इज सैचुरेटेड फैट। नाउ दिस इज अनसैचुरेटेड फैट, यानी ये जो चेन थी इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया, स्लाइड से किंकिंग आ गई है। दिस इज नोन एज दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉस्फोलिपिड जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है 1, 2, 3 कार्बन के साथ। यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, और ये जो है आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया? फॉस्फेट एस्टर के साथ। दिस इज द फॉस्फोलिपिड। बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन का मेजर तरीन कंपोनेंट है, और आपकी सेल मेम्ब्रेन इसके बगैर बहुत ज्यादा अधूरी है। अब खाली आपकी से मुराद ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, हम आपके इसमें तमाम जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। जहां पे भी सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पर फॉस्फोलिपिड्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोलेस्ट्रॉल। ये इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है, जो कि स्टीरोल रिंग कहलाती है। जो चार चेन रिंग्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ABCD रिंग, और उसके साथ जो यहाँ तक जो 17 कार्बन तक का जो मॉलिक्यूल होता है, ये स्टीरोल रिंग कहलाता है। इसके ऊपर एस्टर लगा हुआ है, वो सेपरेट हो जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल रिंग बन जाती है। एनिमल फूड सोर्स है बेसिकली इसका, जिससे ये डिराइव होता है। हमारी बॉडी में ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ट्राइग्लिसराइड्स के बाद जो कोलेस्ट्रॉल है वो LDL, HDL, VLDL, ये 3 फॉर्म्स हैं जो कि यूजुअली कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म्स कहलाती हैं। इन सबका कॉम्बिनेशन टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर याद हो आपको कि लिपिड प्रोफाइल अगर आपने कभी किसी का देखा हो तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है तमाम फैट एडेड। ठीक है, अगर उसके बाद फिर आप सेपरेट आउट कर रहे होते हैं, HDL, LDL, VLDL को सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो वो फिर अलग होता चला जाता है। यूजुअली कहा यह जाता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसको आपने अपने डाइट में नहीं लेना। एक नॉर्मल तरीका है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैटी कंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल नाहारी, पाया, आप इस किस्म की जो चीजें बहुत ही हैवी, जिसके अंदर ऊपर बिल्कुल एक चिकनाई की लेयर मोटी सी आई हुई होती है, दैट काइंड ऑफ थिंग इज कोलेस्ट्रॉल रिच। अब इस तरह की चीजें अगर आप डाइट में ले रहे होते हैं तो ये आपका एड ऑन हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. Liver has the enzymes, complete set of enzymes is present in the body which can produce cholesterol on its own, and that cholesterol is sufficient for the bodily requirement, day-to-day bodily requirement. But if you are continuously taking up the cholesterol, that would be added on. Usually body के अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई चीज बाहर से एक्सोजीनस ले रहे हैं तो एंडोजीनस जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में ये नहीं होता। जो एंडोजीनस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है वो भी चल रही है, और जो बाहर से आ रहा है वो भी डिपॉजिट हो रहा है, तो दैट ऑब्वियसली विल इंक्रीज द नॉर्मल रेंज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर द नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस। तो उससे अब जाएगा तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है, कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। पहली चीज तो ये कि आपके सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देता है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपकी स्किन के अंदर जो ये कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट होता है, और जब उस स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो दैट कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। अच्छा, आपकी बॉडी को विटामिन डी क्यों जरूरी है? इसलिए कि अगर विटामिन डी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और कैल्शियम आपको मालूम है कि हमारा क्या क्या काम कर रहा होता है, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करा रहा होता है, आपके के तमाम जो मसल्स हैं जो पूरी बॉडी में, तकरीबन समझ लो कि 40% जो मसल मास है, स्मूथ कार्डियक प्लस स्केलेटल मसल, वो तमाम का तमाम कैल्शियम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है।
पूरी न्यूरॉन्स में जितना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है या कहीं पर भी जो स्टोरेज रिलीज है, से फॉर एग्जांपल हिस्टामिन का रिलीज हो गया, ब्रैडिकाइनिन का रिलीज हो गया, इंसुलिन का रिलीज हो गया, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दी कैल्शियम। सो अगर वो कैल्शियम जो आपकी बॉडी को नहीं मिलता है, जो कि स्टोर्ड बोन्स के अंदर होता है, तो वो बोन्स के अंदर से जो स्टोर्ड कैल्शियम जब निकल जाती है तो बोन्स वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर होना शुरू कर जाती हैं, जिस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो विटामिन डी, इन विटामिन डी इज डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट अंडरनीथ योर स्किन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, लेकिन मतलब अपने नॉर्मल रेंज के अंदर रहना चाहिए। तीसरी जो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपके स्टीरॉइड हार्मोन्स। आपके स्टीरॉइड हार्मोन्स 5 अदद हैं। कौन कौन से? एल्डोस्टेरॉन, कोर्टिसोल जो कि एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, उसके बाद फिर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 हार्मोन्स हैं मेल एंड फीमेल के अंदर। तो ये जो 5 के 5 हार्मोन्स हैं, इनकी जो बेसिक रिंग है, जिसके ऊपर बाकी की जो चेंजेस आती हैं, वो स्टेरॉल रिंग है। और स्टेरॉल बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल है। सो इम्पोर्टेंट बहुत है बॉडी के लिए, लेकिन इसी वजह से बॉडी के अंदर इसकी फॉर्मेशन भी है, होती है और होती रहती है। तो या आपको, अगर आपके पास, अगर आप अच्छा खासा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो आपके फैट्स और कोलेस्ट्रॉल बॉडी में खुद ही बन जाएंगे। आपको डाइट में कोलेस्ट्रॉल until unless it is required as essential fatty acid, उसके अलावा आपको बॉडी के अंदर फैट की जो है वो डाइट में जरूरत नहीं होती। सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, लाइपोप्रोटीन्स के ऊपर आ जाते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर चूंकि एक वाटर बेस्ड बैकग्राउंड है, आपका जो ब्लड है उसके अंदर वाटर है, आपकी बॉडी के जो तमाम जो फ्लूइड्स हैं, सेल इंट्रासेल्यूलर ले लें, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ले लें, या फिर प्लाज्मा ले लें, तमाम का तमाम वाटर बेस्ड फ्लूइड। अच्छा, अभी हम डेफिनेशन में ही पढ़ के आए हैं कि जो लिपिड्स हैं बेसिकली दे आर प्रैक्टिकली hydrophobic in nature. So if they are hydrophobic in nature, they have to be transported throughout the body in that water based medium with the help of something which is a little more acceptable by the water and the fat as well. So उसमें फिर आपके पास आ जाता है प्रोटीन। तो लिपिड्स को प्रोटीन के साथ एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या ट्रांसपोर्टर के तौर पे जो है, या व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट प्रोटीन enables the lipid to move throughout the body in the blood। ठीक है जी। तो lipoproteins is the transport form of lipids in the blood। कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्स भी होते हैं, तमाम कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल काइंड ऑफ लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द लाइपोप्रोटीन्स। हमारे पास 4 तरह के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। पहला जो है वो काइलोमाइक्रोन है, जो कि डाइटरी फैट से बनता है, जो कि यूजुअली अगर आप इसको टेस्ट करने जाएं ब्लड में, तो यूजुअली ये इतना कम होता है, अनडिटेक्टेबल रहता है। वजह उसकी ये है कि ये जब तक के मेजरली लिवर के करीब करीब या सेंट्रल बॉडी तक ये पहुंचता है, ये पूरा पेरिफेरल टिश्यू में यूटिलाइज हो चुके होते हैं इसके फैट्स। सो नॉर्मली ये इतना डिटेक्टेबल नहीं होता। वीएलडीएल के हवाले से बात करते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हेपेटिक फैट है, यानी ये वो फैट है जो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, ताकि सर्कुलेशन में जो फैट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो लेस देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहती है। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट फैट कहलाता है, जिसको हम बैड फैट भी कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहनी चाहिए। अबव होगी तो आप उसको फिर जो हम डिस्लिपिडीमिया की बात करें वो आ जाएगा। एचडीएल की अगर हम बात करते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये लो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कंटेनिंग फैट है, और इसमें जो है वो प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है, फैट का कंटेंट कम होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ गुड फैट। जितना ज्यादा अमाउंट में गुड फैट होता है, उतने कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होने के चांसेस जो हैं वो आपके कम होते हैं। ठीक है जी। सो नॉर्मल रेंज इसकी ग्रेटर देन 40, अगर ग्रेटर देन 60 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रेटर देन 40 भी अच्छी रेंज कहलाती है। इससे कम हो तो ऑब्वियसली इसके लिए फिर थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने की जरूरत रहती है। ये एक जो लिंक साथ में इसमें दिया हुआ है, ये आयोवा यूनिवर्सिटी है फ्लोरिडा, उन्होंने एक उनकी हैंडबुक में ये शायद रिजल्ट्स थे, वो इंटरनेट पे अवेलेबल थे। ये लिंक मैंने आपको ये शेयर कर दिया कि आप वहां से जो नॉर्मल रेंजेस हैं तमाम लिपिड प्रोफाइल की, वो वहां पे अवेलेबल है, वो आप उसमें से देख सकते हैं। अच्छा, ये कुछ एक छोटा सा एक डिपिक्शन है कि आपके जो लाइपोप्रोटीन्स हैं वो कर क्या रहे होते हैं।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बताने वाली, वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको हम बाद में देखते हैं, पहले आपको एक ये वीडियो दिखा रही हूँ, अलीला मेडिकल मीडिया की ये वीडियो है, एंड आई एम वेरी basically I'm taking this video from them and I'm very thankful for to them कि उन्होंने ये बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है। आप भी देखें, आप लोगों को भी ये अच्छी लगेगी। अच्छा जी, इसके अंदर फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म के हवाले से जो ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो 3 तरह के जो लिपिड्स बताए हैं, ट्राइग्लिसराइड्स है, ये आप देख सकते हैं ये ग्लिसरॉल का बैकबोन है और ये उसके साथ 3 अदर फैटी एसिड चेन है। इसमें ये जो है वो अनसैचुरेटेड फैट है, ये बाकी दोनों जो है वो सैचुरेटेड फैट्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स दूसरी टाइप है जो कि मोस्टली कॉमनली अवेलेबल होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगेन 3 कार्बन का ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और उसके साथ 2 चेन्स के ऊपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स लगा हुआ है और जो 3rd कार्बन है उसके ऊपर फॉस्फेट मॉलिक्यूल अवेलेबल है। थर्ड जो आपके पास फॉर्म है वो है कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपको यूजुअली इंपॉर्टेंट होती है। जो मेजर एनर्जी सोर्स है वो ट्राइग्लिसराइड्स है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर ये इसको फर्दर इलेबोरेट करने हैं। अच्छा, इसकी जो सोर्स है बेसिकली ये तमाम जैसे फैट में मतलब बटर हो गया और आपके फैटी मीट हो गया या वो हो गया, क्या कहना चाहिए आपका, चीज हो गया या ऑयल हो गया, ये तमाम चीजें जो हैं ये इनके अंदर ये अवेलेबल होता है। यहाँ से डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद आपका जो है फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फैट टिश्यू फैट कंटेनिंग पोर्शंस हैं वहां पर ये जाके सेटल डाउन होता है। और अच्छा जी, एक और जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम बेसिकली सोर्स की बात करें कि एक तो डाइटरी सोर्स हो गया, दूसरा आपके पास स्टोर्ड फैट मौजूद है जो कि मौजूद रहता है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल एनिमल्स का जो एनिमल्स से जब आप खुराक ले रहे होते हैं तो उसमें भी वो जो स्टोर्ड फैट होता है जो उनका, वो हम आप खा रहे होते हैं। तीसरी जो चीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एक्स्ट्रा है तो वो फिर आप जो है वो लिवर आपको बना के देगा फैट, और वो अगेन फिर जाके फिर आपका एडिपोज टिश्यू में सेटल डाउन होगा। इंटेस्टाइन में आपका फैट है वो यूटिलाइज हो गया बाय। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आप देख सकते हो आप कि ये बाइल सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर। वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे होते हैं कि ये इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट की। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि सैपोनिफिकेशन, जैसे कि बेसिकली हमने कहा था कि टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स सो दैट एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट एंड डाइजेस्ट इट। ठीक है जी। तो जब बाइल सॉल्ट्स इसको सेपोनिफाई कर देते हैं, जो अभी डाइटरी फैट होता है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट होता है, उससे तो फिर आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज उसके ऊपर काम करता है, जिसके नतीजे में आपको जो है वो स्मॉलर फैटी कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। अब ये माइसील्स या मिसेल्स कहलाते हैं, जो कि जीआईटी की जो ल्यूमन है उसके अंदर मौजूद रहते हैं। बाइल सॉल्ट्स इनके साथ बाइंड करता है और बाइंड करके इनको स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब करवा देता है इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। इसके अंदर आप देख सकते हैं फैटी कंटेंट मौजूद है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ये आपका इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल है, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो गया, यानी यहाँ पे ये अभी इंटेस्टिनल ल्यूमन था, यहाँ से ये इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल जो आपका जो ब्रेस्ट बॉर्डर है जहाँ पे आप एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है इंटेस्टिन का, ये वहां पे आ जाता है। वहां आने के बाद ये दोबारा से फैट में कन्वर्ट होता है। दोबारा से ये जो यानी जो ब्रेक हुई थी, ये ब्रेकेज खत्म होकर ये दोबारा से लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाता है आपका काइलोमाइक्रॉन। ठीक है जी। ये है काइल से निकला है, यानी आपका जो लिम्फेटिक इंटेस्टीन का जो लिम्फ होता है वो फैट की वजह से मिल्की कलर का हो जाता है, मिल्की वाइट, तो उसकी वजह से उसको काइल कहा जाता है। काइल के अंदर जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ये काइलोमाइक्रोल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये काइल के थ्रू जा रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप
तमाम फैट है, इसके साथ तमाम जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है इसके अराउंड, ठीक है। और ये आपके साथ में एपोलाइपोप्रोटीन है जो कि इसको मूव करवाएगा। मतलब एपोलाइपोप्रोटीन है, जब ये फैट इसके साथ मिल जाता है आपके फैटी कंटेंट के साथ, तो ये फिर लाइपोप्रोटीन कहलाता है। अच्छा जी, आगे चलेंगे। काइलोमाइक्रोन आ गया। काइलोमाइक्रोन के अंदर तम कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स मौजूद हैं, फॉर्म्ड या अनफॉर्म्ड फॉर्म में क्या फैट मौजूद है। अब ये काइलोमाइक्रोन देख सकते हैं आप, ये लिम्फेटिक, ये आपका जो इंटेस्टिनल विलस है, विलस के अंदर ये आपका ब्रश बॉर्डर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटरस्टिशियस स्पेस है, इसके अंदर ये आपकी विलस के अंदर जो आपकी जो लिम्फेटिक वेसल होती है ये वो है। इसके अराउंड आपकी आर्टरीज और वेन्स होते हैं, कैपिलरी नेटवर्क है। आप अगर 3 तरह का खाना खाते हैं, आपके खाने में प्रोटीन कंटेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है और फैट कंटेंट होता है। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कंटेंट जो है वो तो ब्लड वेसल्स में चला जाता है डायरेक्ट। रह गया फैट कंटेंट, तो वो डायरेक्ट ब्लड वेसल में नहीं जाता, वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाता है। लिम्फेटिक वेसल में जाने के बाद सर्कुलेशन में आ जाता है ये, क्योंकि लिम्फ जो है वो ऑल टुगेदर इंटेस्टाइन से कलेक्ट होने के बाद फिर डायरेक्टली सर्कुलेशन में जाता है। अब इससे फायदा सिर्फ इतना होता है कि ये लिवर पे डायरेक्ट नहीं जाता, जैसे कि बाकी का खाना जो है वो पहले लिवर पे जाता है, लिवर इसको इस्तेमाल कर लेता है अपने लिए, यूटिलाइजेशन निकालने के बाद बाकी को सर्कुलेशन में भेज देता है। जबकि इसके मुकाबले में फैट जो है वो पहले सर्कुलेट होके फिर एंड में जो है वो लिवर में पहुंच रहा होता है। सो ये सर्कुलेशन में जा रहा है। अब सर्कुलेशन में क्या होता है कि आपके पास जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पे आपके एक एंजाइम मौजूद होता है, जो वेस्कुलर वॉल पे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको लाइपोप्रोटीन लाइपेज कहते हैं। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है कि ये जो सर्कुलेटिंग काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं डाइटरी फैट, इसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने फैट की जरूरत होती है उसको यूटिलाइज करता जाता है। और ये यूटिलाइजेशन कहाँ पे काम आती है, ये जो मसल्स हो गए या एडिपोज टिश्यू हो गया, वहां पे ये जाके सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। यहाँ से देखें, लिखना मॉलिक्यूल तोड़ा उसने उसको, और ये जो है आपके टिश्यूज जो है वो उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। इस तरह ऑल टुगेदर एंड तक पहुंचते पहुंचते तब तक लिवर तक पहुंचता है तो आपका काइलोमाइक्रॉन जो है उसकी साइज बहुत कम रह जाती है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है, सॉरी ये क्या हो गया, ठहरे जी, ये गड़बड़ हो गई। we'll go back to the slide। यहाँ थे ना, यहाँ तक हम देख चुके थे गालिबन। ये भी देख लिया है। हाँ जी, यहाँ थे हम। इसके बाद जो मैं आपको चीज बताने लगी थी वो ये थी कि ये ब्रेक डाउन हुआ, टिश्यू के अंदर चला गया, टिश्यू के अंदर जाने के बाद फिर ये यूटिलाइज हो गया। ठीक है जी। अब ये जो जैसे ही हमारा जो डाइटरी फैट खत्म होता है तो आपको अंदाजा है कि हम यूजुअली क्या होता है कि अगर हम जो खाना खा रहे होते हैं वो 2 घंटे तक चलता है। उसके बाद अगला जो खाना आता है उस वक्त तक का जो टाइम होता है वो हमारा फास्टिंग पीरियड कहलाता है। अब वो जो फास्टिंग पीरियड होता है उसके अंदर यूजुअली हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की वो लिवर पूरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि जब काइलोमाइक्रॉन से यूटिलाइजेशन हो जाती है खाना खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर, तो उसके बाद फिर आपका जो लिवर है वो VLDL प्रोड्यूस करता है, another kind of lipoprotein which is basically produced by the liver। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि द डिफरेंस बिटवीन VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रॉन इज दैट काइलोमाइक्रॉन इज डायट्री फैट। ठीक है, यानी जो आपने खाना खाया है उससे जो फैट एक्सट्रैक्ट हुआ है उससे काइलोमाइक्रॉन बनेगा। VLDL वो है जो स्टोर्ड फैट पड़ा हुआ है लिवर के अंदर, उससे लाइपोप्रोटीन बनेगा। सो दैट अगेन काम वही हो रहा है कि जो आपके जो टिश्यूज हैं वहां पे पहुंचाने के लिए लाइपोप्रोटीन लाइपेज इसके ऊपर काम करेगा, इसको इस्तेमाल करेगा, अगेन वही यूटिलाइजेशन होगी। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि VLDL जो है इसमें जितनी ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे और इसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल रिमेनिंग रह जाएगा। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल रिमेनिंग मॉलिक्यूल रह जाएगा वो क्या करेगा,
अच्छा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे उन्होंने ये बताई है कि ये जो भी आपका जो लाइपोलिसिस होती है, लाइपोलिसिस होने के नतीजे में जो आपका हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है वो फैटी एसिड्स प्रोवाइड करता है और ग्लिसरॉल को ब्रेक डाउन कर देता है। अब ग्लूकोज की जो, ये अगर आपको याद होगा, अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, उसके बाद एसिटाइल कोए बनता है, एसिटाइल कोए सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जाता है और वहां से आपको फिर एनर्जी प्रोडक्शन होती है। अब उसके अंदर जो लाइपोलिसिस है उसमें क्या होता है कि आपको एसिटाइल, ये जो है फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जा रहा है पायरुवेट यानी ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर, ठीक है, जबकि उसके मुकाबले में ये जो फैटी एसिड्स हैं बीटा ऑक्सीडेशन कराने के बाद आपको डायरेक्टली एसिटाइल कोए दे रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल सिट्रिक एसिड, यहाँ से बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोए मिलेगा। ये दोनों चीजें मिला के आपको प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा, ये जो फैटी एसिड है ये दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है हर दफा बीटा ऑक्सीडेशन में, और इससे आपको एनर्जी एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, और आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी मिल जाता है। ठीक है जी, और ये एटीपी जो है वो फिर आपकी एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टोटल सर्कल है कि यानी जब फैट डिसॉल्व होता है तो वो किस किस तरह से आपको यूटिलाइजेशन कराता है। अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने क्लिनिकल एस्पेक्ट बताया है इसमें अंदर के एसिटाइल कोए से जब ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, बहुत ज्यादा, और वो अगर फैट कंटेंट से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो तो कीटोन बॉडीज बनाता है, जो कि आपको फिर वो करवा सकता है, क्या कहते हैं, क्या करा सकता है आपको, कीटो एसिडोसिस करा सकता है, जो कि यूजुअली डायबिटीज के अंदर हो रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर ये कीटो एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कहलाती है ये। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो तब होता है, डायबिटीज में यूजुअली ये हो रहा होता है। अच्छा हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब हम बात कर रहे हैं, इसमें जो हम बात कर रहे थे वो ये कि अगर आपके पास ग्लूकोज ज्यादा और आपके पास एसिटाइल कोई किसी भी वजह से ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो आपकी जो है फिर फैटी एसिड सिंथेसिस शुरू हो जाती है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स बनते हैं और फिर ये जाके एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है जी, और ये जो है वो फिर आपकी प्रॉब्लम जो है वो ये है वो जगह जहां पे आप कहते हैं कि जी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से या लेने की वजह से जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम आ गई है और वो पेशेंट जो है वो मसाइल का शिकार हो रहा है। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द लिपिड्स। अब आ जाते हैं हम डिस्लिपिडीमिया की तरफ, जो कि एबनॉर्मेलिटी है ऑफ द लिपिड। छोटा सा एक बिल्कुल जरा सा डिस्कशन है इसका। उसके हवाले से देखें कि जी एबनॉर्मल या हाई लेवल ऑफ लिपिड इन द ब्लड इज डिस्लिपिडीमिया। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिस्लिपिडीमिया में ये होता है कि जी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ जाए। ठीक है जी, लो लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को भी डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स को भी डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में, हाई कोलेस्ट्रॉल में यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल प्लस ट्राइग्लिसराइड्स दोनों बड़े में, तो उसको भी हम डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। सिम्टम्स क्या है? यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रहता है अनटिल अनलेस सिवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ जाए। पेशेंट के रूटीन चेकअप अगर होते हैं तो उसमें आमतौर पे पता चलता है, या फिर कोई सिम्टम आया हुआ है तब अगर लिपिड प्रोफाइल कराया जाए, या बहुत ओबीज है किसी वजह से डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे जाते हैं तो फिर पता चलता है टेस्ट कराने के ऊपर। जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। ये दोनों चीजें ही बहुत खतरनाक हो जाती हैं पेशेंट के लिए। और किस वजह से सिम्टम्स क्या क्या आते हैं सीएडी पीएडी के? लेग पेन आता है वॉकिंग और स्टैंडिंग में, चेस्ट पेन रहता है, हार्ट palpitations होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन है कि अगर आपके हार्ट को इशू आ रहा है तो वो लाजमी तौर पे ब्रेथलेसनेस कॉज करेगा।
पेन, टाइटनेस, प्रेशर इन द नेक, जॉ, शोल्डर एंड बैक। अगर इस्कीमिक कंडीशन आनी शुरू हो गई है तो यानी एमआई की तरफ जा रहा है पेशेंट या एंजाइना की तरफ जा रहा है, तो ये पर कंडीशंस भी आएंगी। इंडाइजेशन, हार्ट बर्न बहुत ज्यादा रहता है। अगर आपका फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आपको हर वक्त एक सीने पे बोझ और जलन का एहसास रहता है। ऑब्वियसली दैट इज एसोसिएटेड विद नोजिया एंड वॉमिटिंग एज वेल। ठीक है जी। अगर वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एग्जॉशन रहती है, डिजीनेस रहता है, कोल्ड स्वेट्स आते रहते हैं क्योंकि हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली हार्ट पंपिंग में इश्यूज आएंगे तो कोल्ड स्वेटिंग होगी। स्वेलिंग्स आ जाती हैं। अगेन पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ जाना अगर शुरू हो रहा है, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो उसमें फिर स्वेलिंग भी आ जाती है, बिला वजह की फेंटिंग भी हो सकती है। Types and causes of dyslipidemia. Basically, dyslipidemia can be classified into primary and secondary dyslipidemia. Primary means genetic factors involved हैं और कोई पीछे और कोई रीजन नहीं है, इनहेरिटेड डिजीज है, फैमिली में रन कर रही है। डिस्लिपिडीमिया में फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया यानी तमाम की तमाम चीजें बढ़ी हुई होंगी, इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह सारी चीजें। टीनेजर्स या यंग अडल्ट्स के अंदर ये होता है हाइपर एपो बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। फेमिलियर है, एलडीएल लाइपोप्रोटीन जो है वो बढ़ रहा होता है उसमें। फिर है हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, अगेन फेमिलियल है, खाली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ते हैं। होमोजाइगस फेमिलियल और पॉलीजेनिक हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, म्यूटेशन हो जाती है एलडीएल रिसेप्टर्स की, जिसके नतीजे में एलडीएल जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा होता है, सर्कुलेशन में रहता है। दैट इज बेसिकली लीडिंग टू hypercholesterolemia, familial या polygenic. Secondary dyslipidemia again is secondary to any kind of disease. कोई भी रीजन होगा पीछे, उसके बाद hypercholesterolemia या dyslipidemia कॉज होगा। लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं, मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, कोई सी बीमारी, ड्रग्स भी होती हैं जो कि अफेक्ट कर रही होती हैं। ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पेसिफिकली वो जब आपका वेस्ट हिप रेशियो जो है वो नॉर्मल ना हो। वो हम, अगर आपको याद हो, आप पिछले लेक्चर से रेफर कर सकते हैं जब हम हाइपरटेंशन में, जब हमने वेस्ट हिप रेशियो के हवाले से डिस्कशन किया था, आप उस पोर्शन को दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हैं। डायबिटीज डिस्लिपिडीमिया कॉज करवा रहा होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाइपोथायराइडिज्म है, अल्कोहलिज्म है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, ये कॉज करा सकता है। फैट की कंजम्पशन अगर आप कर रहे हैं, कुशिंग सिंड्रोम में भी फैट डिपोजिशन होती है और बहुत खतरनाक और अजीब वाली फैट डिपोजिशन होती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, कोई ना कोई इशू होगा एब्जॉर्प्शन का, या हाइपर एब्जॉर्प्शन हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, अगेन प्रॉब्लम्स फेस करेगा पेशेंट। इन्फेक्शंस में एंड एओर्टिक एन्यूरिज्म में। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं जी? अगेन ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज अगर नहीं है, अल्कोहल, टोबैको यूज कर रहे हैं, ड्रग इलिसिट हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है बेसिकली अगर, तो भी हो जाता है इसके अंदर। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था कि आखिर इस तरह से कैसे हो रहा होगा, तो यहाँ पे एक आर्टिकल मुझे रिसेंटली मिला, उसके अंदर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो डायबिटीज लिपिडीमिया कॉज करे या लिपिडीमिया की वजह से डायबिटीज हो जाए। दोनों सूरतों में जो है वो प्रॉब्लम होती है। डायबिटिक डिसलिपिडीमिया क्या है कि जी डायबिटीज हुआ, उसमें इन्फ्लेमेशन हुई और एनर्जी रिच सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है जी। डायबिटीज उसके नतीजे में फिर जो है, यानी डायबिटीज पहले से हुआ हुआ है, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं हो रहा, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं होने की वजह से सर्कुलेशन में मौजूद रह रहा है, वो लिवर बार बार टेकअप कर रहा है उसको। जब लिवर टेकअप कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, एसिटाइल को बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी। डिसलिपिडीमिया अफेक्टिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, पहले से फैट बढ़ा हुआ है, फ्री फैटी एसिड्स बढ़ गए, उसने इन्फ्लेमेशन कॉज कराई, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज हुई, इंसुलिन रेजिस्टेंस के नतीजे में डायबिटीज हो गई, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से वन वे और द अदर एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड इस तरह से हो रहे हैं। हाइपरथायराइडिज्म के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म जो है वो डिस्लिपिडीमिया किस तरह से कॉज करता है, क्योंकि
बेसिकली थायराइड हार्मोन का काम क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना। अब अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो फैट भी यूटिलाइज होगा, ग्लूकोज भी यूटिलाइज होगा। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर देती है, या उसको वो पुशअप जो चाहिए बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए, जो पीछे से पुशअप चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि उसके नतीजे में जो है वो डिस्लिपिडीमिया हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या है कि थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट गिर गया, नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, डिस्लिपिडीमिया। क्रॉनिक किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, दोनों चीजें जो है वो, अगर लिवर डिजीज में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो गई कि फैट की सिंथेसिस बहुत बढ़ गई है, ठीक है, किडनी में एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही है, तब हो गया। डाइजेस्टिवली क्या है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, यूटिलाइजेशन नहीं होगी, बढ़ जाएगा। ओल्डर एज में एंजाइम्स काम करना छोड़ देते हैं, तब हो जाएगा। रिच डाइट सैचुरेटेड ट्रांसफैट्स की अगर आप ले रहे हैं, तब बढ़ेगा। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से लिपिडीमिया फेमिलियर कंडीशन है, उसमें बढ़ेगा, ठीक है, रिस्क फैक्टर है ना, हम उसकी बात करें। फीमेल सेक्स में वुमेन एक्सपीरियंस हायर एलडीएल आफ्टर मेन्यूपॉज। मेन्यूपॉज क्या है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बंद हो जाते हैं बनना, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को 30% इंक्रीज करवा रहा होता है। अब अगर ईस्ट्रोजन मेनोपॉज के बाद बंद होता है, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो बेसल मेटाबॉलिक रेट गिरेगा, और वही होगा जो हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, यानी डिस्लिपिडीमिया। आगे चलते हैं जी, एंटी हाइपरलिपिडेमिक मैनेजमेंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली आपके पास 4 या 5 ग्रुप्स की ड्रग्स हैं जो कि डिफरेंट तरीके से काम कर रही होती हैं। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो स्टैटिन है। वो क्या करती है कि ये जो HMG कोए यानी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की एक स्टेप है, जिसमें HMG कोए से मेवालोनेट बन रहा रहता है। तो ये मेवालोनेट बनाने वाली जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, वो उसको स्टैटिन जो है वो ब्लॉक करते हैं। स्ट्रक्चरली एनालॉग है HMG कोए का, एक्ट करता है बाय इनहिबिशन ऑफ HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है जी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करता है, डिक्रीजेस द लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन फ्रॉम लिवर, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ पेरिफेरल टिश्यू में जो लाइपोप्रोटीन है उसको बढ़ाता है, यानी आपका जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसके नतीजे में आपके जो सर्कुलेटिंग फैट है वो यूटिलाइज हो जाता है और नया नहीं बनता। तो जो ब्लड है उसके अंदर आपका जो लेवल्स हैं वो मेंटेन हो जाते हैं। सिंगल डोज डेली दी जाती है, रात के टाइम पे दी जाती है। मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज एंजाइम सिस्टम जो आपका लिवर का, उससे ये मेटाबोलाइज होती है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स के अंदर इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया है, नहीं देना चाहिए। इट इंटरफेयर्स विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फीटस, इन्फेंट, ठीक है जी। तो उसके हवाले से इसको जरा सा देखने की जरूरत है। एडवर्स इफेक्ट में इसकी 3 टाइम्स राइज है अमाइनो ट्रांसफरेज एक्टिविटी में, यानी ये लिवर को अफेक्ट कर रहा होता है। अगर तो 3 टाइम्स से ज्यादा अगर अमाइनो ट्रांसफरेज के लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाएं, तो फिर आपको ट्रीटमेंट को जो है वो बंद करना पड़ेगा। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज को भी बढ़ाता है, यानी ये लिवर के अंदर डैमेज के जो चांसेस हैं उनको बढ़ाता है। साथ में मायोपैथी यानी मस्कुलर जो डैमेज है वो करवाता है, और किडनी को भी डैमेज करता है। मार्क रिडक्शन ऑफ न्यू कोरोनरी प्रॉब्लम्स, अगर आपकी कोरोनरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं तो, और नहीं है, रीसेंट है, तो ये उनको कम करने में बहुत हेल्प आउट करता है। इंटरेक्शन इसकी जो है वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के साथ है, एंटी फंगल एजेंट्स के साथ है, इनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो जरा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स इस्तेमाल करने की जरूरत है इसमें। फिब्रेट्स ये दूसरा ग्रुप है ड्रग का। ये इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है कि ये सर्कुलेटिंग ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि ट्राइग्लिसराइड रिच प्रोटीन्स होती हैं जो VLDL और रैमिनेंट्स, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कराता है, ठीक है जी। लेकिन इसका रोल सिंथेसिस के ऊपर नहीं है। जैसे हमने बात की ना, स्टैटिन्स ने लिवर के ऊपर जाके काम किया, ये वो चीज नहीं कर रहा होता। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज के एक्शन को बढ़ाता है, यानी सर्कुलेशन में जो फैट मौजूद है उसको तो ये यूटिलाइज कर लेगा, लेकिन पीछे से जो बन के आ रहा है उसको ये रोकने का काम नहीं कर रहा होता। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, 1.5 आवर की हाफ लाइफ है इसकी। 70% यूरिन से एक्सक्रीट होता है, 25% स्टूल से एक्सक्रीट होता है। ओरल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है फूड के साथ लेने में, ठीक है जी।
हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया में यूजुअली इस्तेमाल कराते हैं इसको, बाकी में ये इतना काम नहीं कर रहा होता। Due to increased risk of cholesterol stones in the gallbladder, it should be avoided in high risk patients of gallstones। और उसमें क्या क्या हाई रिस्क पेशेंट कौन कौन है? women, obese लोग और नेटिव अमेरिकन। तो should be avoided in patients with hepatic and renal dysfunction as well। रेयर टॉक्सिसिटीज जो है उसमें रैशेस हैं, जीआई डिस्टर्बेंसेस, मायोपैथीज कॉज करता है, एरिथमियाज कॉज करता है, हाइपोकैलेमिया करता है, और अगेन लिवर की जो एंजाइम्स हैं उनकी आगे पीछे कर देता है। अगर इसको स्टैटिन्स के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे तो ऑब्वियसली दोनों की डोजेस जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी, तो मायोपैथी होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं इसमें। बाइल एसिड रेजन्स जो हैं उनके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये लार्ज पॉलीमेरिक कैटायनिक एक्सचेंज रेजन्स हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स हैं जो कि बाइल एसिड्स के साथ और उनके साथ जो लगा हुआ फैट है उसके साथ बाइंड करके लार्जर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ताकि जो रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है बाइल सॉल्ट्स का उसको रोका जा सके। अब जब बाइल सॉल्ट्स नहीं रीअब्जॉर्ब होंगे तो उनके साथ लग के जाने वाला फैट भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इस तरह से ये फैट की जो एब्जॉर्प्शन है फ्रॉम द जीआईटी उसको कम करेगा, यानी ऑल टुगेदर ये काइलोमाइक्रॉन्स के जो लेवल्स हैं उनको डिक्रीज करता है और बाइल एक्सक्रीशन को ये 10 टाइम्स बढ़ा देता है। अगर आपको याद हो, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो अगर, तो बाइल एसिड्स यूजुअली 7 से 8 मर्तबा रिसाइकिल होने के बाद एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, तो वो जो प्रोसेस है ये उसको रोकता है। प्राइमरी हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर आप इसको यूजुअली दे रहे होते हैं। इंटरेक्शन इसका अच्छी खासी ड्रग्स के साथ है, डिजिटेलिस है, डायूरेटिक्स होगी, थायराइड, वारफरिन, टेट्रासाइक्लिन, थायरोक्सिन, एस्पिरिन वगैरह। दीज एजेंट्स शुड नॉट बी गिवन 1 आवर बिफोर एंड 2 आवर्स आफ्टर द रेजन। यानी आपने यूजुअली ये करना है कि इसकी जो वो टाइमिंग्स है उनको अलग रखना है बाकी की ड्रग्स जो हैं उनके साथ। मतलब अगर फॉर एग्जांपल रात में ये दे रहे हैं तो जो इस तरह की जो ड्रग्स हैं, और यूजुअली ये कि थायराइड डायरेटिक्स वगैरह जो ये सुबह में दी जाती हैं, तो अगर वो दिन में दी जा रही है और दूसरी रात में दी जा रही है तो फिर कोई इशू नहीं है, एक साथ देने में फिर घंटे या 2 घंटे का फर्क रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है, बहुत कराएगा। वजह उसकी क्या है कि जितना फैटी कंटेंट ज्यादा होगा स्टूल के अंदर, क्योंकि हम ये बात करें कि ये एब्जॉर्ब नहीं करने दे, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करवा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिमेनिंग जितना भी फैट है जो आपने डाइट में खाया वो स्टूल में ही रह जाने वाला है। जब वो स्टूल में रह जाने वाला है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टूल की जो मूवमेंट है उसको कम करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और फैट की कंटेंट के नतीजे में स्टूल स्टिकी हो जाएगा तो वो मूव नहीं करेगा। तो अच्छा, जितनी ज्यादा देर इंटेस्टाइन में रहेगा उतना इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो होती चली जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्स्टिपेशन हो रही है, स्टूल इंटेस्टाइन में मौजूद है, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज ब्लोटिंग, यानी गैस फॉर्मेशन, क्योंकि बैक्टीरिया उस पर काम करेंगे, गैस फॉर्मेशन होगी, ब्लोटिंग होगी बहुत ज्यादा। ओकेजनल डायरिया होगा लेकिन हार्टबर्न बहुत ज्यादा रहेगा। मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन के होगा। वजह उसकी क्या है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, अगर तो फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ये भी साथ में एब्जॉर्ब नहीं होगा, दोनों की डेफिशिएंसी आ जाएगी, और वो फिर आगे जाके आपका विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स का इशू आएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, और इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की तरफ भी आपको ले जा सकता है। अगर इंटेस्टाइन में डायवर्टिकुलाइटिस है, एक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है जिसमें इंटेस्टाइन का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें ये ना दें क्योंकि वो पहले कॉन्स्टिपेशन कॉज करा रहा है, अब ये भी कॉन्स्टिपेशन करेगा तो कहानी पेशेंट के लिए काफी खतरनाक हो जाएगी, तो इसमें ना दें। इंसिडेंस ऑफ गॉल स्टोन्स अगर है तो उसमें भी नहीं देना होगा। इसके बाद आ जाते हैं निकोटिनिक एसिड। वीएलडीएल सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर, इसको ये डिक्रीज करता है। 10 अगर ऑब्वियसली बात है, हम जब बात कर रहे हैं कि जी जो VLDL है जब वो सर्कुलेशन में मौजूद रहता है तो यूटिलाइज होने के बाद जब उसका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स खत्म हो जाते हैं, तो VLDL इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू LDL। अच्छा, अब ये जो LDL है जब वो अपना प्रोटीन, 2 LDLs जब आपस में एक दूसरे के साथ अपना प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल एक्सचेंज करते हैं तो वो पोर्शन जिसमें प्रोटीन जाता है वो HDL में कन्वर्ट हो जाता है, और वो पोर्शन जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रह जाता है वो LDL रह जाता है। ठीक है जी, तो ये जो LDL है अगर तो VLDL ही नहीं बन रहा होगा तो ऑब्वियसली ना LDL बनेगा और सर्कुलेशन जो है वो लेवल्स कम हो जाएंगे। तो निकोटिनिक एसिड देने का ये फायदा है।
दूसरा क्या है कि ये एलडीएल की जो क्लियरेंस है सीरम में उसको इंक्रीज करता है, जल्द से जल्द उसको निकाल देता है, और फैट की जो स्टूल के अंदर जो फैट है उसको डिक्रीज करता है, और लाइपोलिसिस कर फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू जो है उसको डिक्रीज करता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप यूजुअली क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो है जो फैट होता है आपके इधर उधर जो फैट के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनमें से फैट की ब्रेकडाउन होती है, और वो फैट निकल के फिर सर्कुलेशन में आके फिर अगेन आपका फैट लेवल बढ़ा देता है, तो ये उसको भी कम करता है। It is converted into nicotinic acid, NAD, निकोटिनिक एसिड डायमाइड करके कुछ इसका नाम है, इसको आप एक दफा चेक कर लीजिएगा प्लीज। अनमॉडिफाइड फॉर्म में यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है, यानी मेटाबोलाइज नहीं हो रहा होता। कॉम्बिनेशन रेजन्स और स्टेटन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेफ्रोसिस, फेमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया में ये यूजुअली दिया जा रहा होता है, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग एचडीएल लेवल्स। एलडीएल होगा नहीं तो एचडीएल ज्यादा ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बीएलडीएल से एलडीएल का जो कन्वर्जन है वो रुकवा रहा है ये। क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन होगी तो उसके नतीजे में फ्लशिंग होगी। टैकीफाइलैक्सिस हो सकता है, यानी इसमें ये प्रॉब्लम है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नोजिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कॉज करवाता है, बहुत रेयर लेकिन कभी कभार करवा सकता है। अमाइनो ट्रांसफरेज लेवल्स बढ़ते हैं लेकिन लिवर डिजीज से एसोसिएट नहीं कर रहा होता ये। पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर इसको नहीं दिया जाएगा। इंटेस्टिनल स्टीरॉल एब्सॉर्प्शन इनहिबिटर्स हैं, एजिटिमाइब है, ये क्या करता है कि इंटेस्टीन से एब्जॉर्प्शन नहीं कराता स्टीरॉल्स की, ठीक है, तो उसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल मौजूद ही नहीं रहेगा। और उसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो कि बाइल सॉल्ट्स का जो काम है वो उसको ये रुकवाता है। एब्जॉर्ब होता है, रेडिली कॉन्जुगेट करता है इंटेस्टीन में, और पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी 12 से 14 घंटे के अंदर होती है। एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में ये हाफ लाइफ इसकी 22 आवर्स की रहती है। 80% ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड बाय द स्टूल। फिब्रेट्स के साथ ये फिब्रेट्स के लेवल्स को इंक्रीज कराता है। कोलेस्ट्रॉल अमीन डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी, यानी कोलेस्ट्रॉल अमीन के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल कराएंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कराएगा, ये ब्लड के अंदर ज्यादा रहेगा। हेपेटिक डिस्फंक्शन, रिवर्सिबल हेपेटिक डिस्फंक्शंस करा सकता है, और मायोसाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस मसल्स करवाता है ये। लास्ट जो है कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन इनहिबिटर्स हैं। ये एचडीएल लेवल्स को बढ़ाता है, एलडीएल लेवल्स को कम करता है। किस तरह से करता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और ट्राइग्लिसराइड के दरमियान में जो एचडीएल, और मैं ये आपको बना के दिखा देती हूँ, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी ये बात। ये देखिए आप, इसमें होता क्या है कि जो लिवर से फॉर एग्जांपल आपका वीएलडीएल निकला, तो वीएलडीएल अपना टीजी कंटेंट हटाता चला जाता है, कम करता चला जाता है, ठीक है जी। इसके फ्री फैटी एसिड्स भी निकल जाते हैं, और अब जो जब ये आहिस्ता आहिस्ता करके जब इसमें से जो आपकी जो एलिफैटिक चेन सारी निकल जाती हैं तो पीछे इसकी जो है कोलेस्ट्रॉल कंटेंट रह जाता है। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल कंटेंट रह जाता है तो ये एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे आपको बताया मैंने कि अब एचडीएल अगर मौजूद है तो ये क्या करता है, एचडीएल का काम क्या है कि सर्कुलेशन में जहां जहां कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने पास लेता चला जाता है। सर्कुलेशन में ही आपस में अपनी एक्सचेंज मैकेनिज्म करते हैं कि एचडीएल अपना कोलेस्ट्रॉल इसको देता है और एलडीएल अपना प्रोटीन इसको दे देता है। इसमें प्रोटीन कंटेंट कम रह जाता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम रह जाता है, तो ये इस तरह से एचडीएल होता है। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये जो कि ये जो एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा है ये इसको रोकता है, तो इसकी वजह से एचडीएल के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये जब क्लिनिकल ट्रायल लेवल के ऊपर था तो उसी में इसने अच्छे खासे कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स दिए थे, तो इसकी वजह से इसका ट्रायल ही विड्रॉ करा लिया गया था। अभी मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केट में नहीं है। मैंने काफ़ी इसके बारे में डिटेल निकालने की कोशिश की थी, इतनी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट मज़ेदार सी डिटेल मिली नहीं मुझको, इस वजह से इसको इतने पे ही छोड़ दिया मैंने। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है कि आप किस किस तरह से दे सकते हैं। फिब्रेट्स और रेजन्स जो हैं वो अगर आप मिला के देते हैं तो ये रेजिस्टेंट टू
नायसिन और स्टैटिन की जो पेशेंट्स हैं फेमिलियल कंबाइंड हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, उनमें ये फायदा करेगा। स्टैटिन और रेजिन अगर आप मिला के देते हैं तो अगेन कंबाइंड हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में ये फायदा करेगा। लेकिन रेजन्स और स्टेटिन्स के दरमियान में 1 आवर का फर्क होना चाहिए ताकि दोनों को एब्जॉर्प्शन का मौका मिल सके। नायसिन और रेजन्स अगर कंबाइन करके दे रहे हैं तो ये अगर VLDL और ALDL लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो ये इस कंडीशन में ये पेशेंट को फायदा करेगा। नायसिन और स्टेटिन कॉम्बिनेशन जो है इफेक्टिव है किसी भी इंडिविजुअल एजेंट्स के मुकाबले में। स्टैटिन और एजिटिमाइब जो है वो कॉम्बिनेशन इज हाईली इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग प्राइमरी हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। फिब्रेट्स और स्टेटिन्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे को, जैसा मैंने बताया मायोसाइटिस और जो है क्या कहते हैं आपके जो मसल्स की जो एबनॉर्मेलिटीज हैं उनके होने और मायोपैथीज के होने और लिवर एबनॉर्मेलिटीज के होने के चांसेस भी कॉम्बिनेशन में कम हैं, क्योंकि आप दोनों की जो डोज एडजस्ट करेंगे तो वो फायदा करेगा। सो होप आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।